अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात विधानसभा चुनावों के नतीजों की करेंगे। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों का ऐलान आ गया है। गुजरात में जहां बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर अपने किले को बचा लिया, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने वापसी की है। यानी हिमाचल में हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा कायम रही। चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद दिल्ली से लेकर गांधीनगर तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार जश्न मनाया, तो वहीं दिल्ली से लेकर शिमला तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का शानदार जश्न मनाया। और इन दोनों ही राज्यों के नतीजे क्या कहते हैं, आपको हम पॉइंट बाय पॉइंट इसके मायने समझाएंगे। लेकिन गुजरात में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत पर पहले रिपोर्ट देखिए। एक तरफ गुजरात भगवा रंग में रंग रहा था, तो दूसरी तरफ हिमाचल में धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी अपना पैर फैला रही थी। जब सुबह सुबह हिमाचल प्रदेश में मतगणना शुरू हुई, तो शिमला के कांग्रेस ऑफिस में सन्नाटा पसरा था। लेकिन जैसे जैसे रुझान कांग्रेस के पक्ष में आते गए, कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ती चली गई। ढोल नगाड़ों का इंतजाम हुआ और कांग्रेस के लोग जीत पर एक दूसरे को बधाई देने लगे, मिठाइयों से एक दूसरे का मुंह मीठा करने लगे। बहुत मजा आ रहा है, बहुत खुशी का दिन है और कुछ कहने के लिए कोई शब्द भी नहीं है कि हम कितने खुश हैं। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश की जीत है। जोश इज हाई। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लिए ये जीत किसी भी मायने में कम नहीं है। यहाँ पर ना तो कांग्रेस के आलाकमान ने चुनाव प्रचार पर ज्यादा ध्यान दिया और न ही कोई खास जोर लगाया, लेकिन हिमाचल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने दम और पुरानी सरकार के कामकाज को सामने रखकर मतदाताओं को अपनी ओर करने में कामयाब रहे। ये तो एक आम कार्यकर्ता की जीत है, ये आपको 10 गारंटीज की जीत है, ये ओपीएस की जीत है, ये एम्प्लॉइज की जीत है। हिमाचल में अपनी जीत के पीछे कांग्रेस बीजेपी की खराब नीतियों और अपने वादों को वजह मान रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि चुनाव में ओपीएस का मुद्दा और चुनाव में किया गया 10 गारंटियों वाला वायदा कांग्रेस को जीत की दहलीज तक पहुंचाया है। एक पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी, तो हम अपने चुनावी वादों को बिल्कुल याद है, हमको 10 गारंटियां याद है, हमारी जुबान है और उनको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। जीत के बाद अब जनता से किए वायदों को पूरा करने की बारी है, लेकिन उससे पहले जश्न तो बनता है। हिमाचल में जश्न मन रहा है, गुजरात में भी जश्न का माहौल है। दिल्ली से लेकर गांधीनगर तक बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के जश्न की तस्वीरें बेहद खास हैं। खास इसलिए क्योंकि बीजेपी ने 20 साल पुराने अपने ही रिकॉर्ड को इस बार के विधानसभा चुनावों में तोड़कर यह ऐतिहासिक जीत हासिल की है। मौका खुशी मनाने का है, इसीलिए ढोल नगाड़े, आतिशबाजी, डांस और फूलों की बारिश करने में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे गांधीनगर हो या अहमदाबाद या फिर सूरत हो या जामनगर, सभी जगह बीजेपी की इस जीत का जश्न बेहद भव्य और शानदार रहा। पार्टी की इस ऐतिहासिक जीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका सबसे अहम रही। उन्होंने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि पार्टी को इस बार रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल हुई है। और जीत के जश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए और जब वो दिल्ली में पार्टी दफ्तर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेगा, जो नतीजों के ऐलान के बाद सच साबित हुआ। लगातार यही जो ऐतिहासिक जीत है, भाजपा का जो टारगेट था, उसके जो मूल कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, जो आर्किटेक्ट्स हैं, अमित शाह से लेके सीआर पाटिल से लेके तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता भी, तो वो दिखाई देता है कि उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है।
182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में बीजेपी बीते 27 सालों से सत्ता पर काबिज है और उसने 2002 के विधानसभा चुनाव में 127 सीटों पर जीत हासिल की थी। तब नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। बीजेपी से पहले 1985 में कांग्रेस ने 149 सीटों पर जीत हासिल की थी, मगर इस बार बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ अपने भी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 150 से ज्यादा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब रही है। बीजेपी को ये प्रचंड जीत तब मिली है जब उसके खिलाफ कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी पहली बार गुजरात विधानसभा चुनावों में पूरी ताकत के साथ उतरी थी। लेकिन बीजेपी की चुनावी रणनीति और मोदी मैजिक के आगे किसी की नहीं चली। आपने वो स्लोगन पढ़ा है मोदी सरकार, कड़ी मेहनत कभी थकान नहीं लाती, वो संतोष लाती है। और उसी बेस पे बीजेपी के हर कार्यकर्ता वो डिसिप्लिन से काम करते हैं, मोदी सर को बिलीव करते हैं वो। और मोदी सर का एक अच्छा प्रिंसिपल्स है कि भाई कभी किसी भी चीज या कभी कोई भी विरोध पक्ष को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, कोई भी हो, लेकिन अपना हार्ड वर्क कभी छोड़ना नहीं चाहिए। वो बेस पे सभी कार्यकर्ता काम करते हैं और ये बीजेपी ये रिजल्ट डिजर्व करती है। बताइए क्या फैक्टर काम कर रहा है, मोदी फैक्टर या फिर कैंडिडेट बीजेपी का? दोनों चीज काम कर रही है, मोदी फैक्टर भी काम कर रहा है और कैंडिडेट भी काम कर रहा है। कैंडिडेट यहाँ पे ग्राउंड पे अच्छे लेवल से काम करता है, हर एक घर घर पहुँच के उनको बराबर से बताता है, हर एक उनकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व करता है। इसके लिए कैंडिडेट भी उतना ही है जितना मोदी जी है। हालांकि गुजरात के पिछले चुनावों में बीजेपी को कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी थी, जिसके चलते उसे सिर्फ 99 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था, जबकि कांग्रेस को 77 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लिहाजा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इस बार गुजरात में सरकार से लेकर संगठन तक कई अहम बदलाव किए, जिसकी बदौलत वो गुजरात में अपना किला बचाने में सफल रही और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार बेहद खराब रहा। गुजरात में जो परिणाम आए हैं वो हमारी कांग्रेस पक्ष की अपेक्षा मुजब नहीं आए। गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का मैंडेट दिया है। सरकार बनाने जा रही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अभिनंदन दे रहा हूं। सब डिसीजन कांग्रेस पार्टी गुजरात की लेगी और जल्द ही हम बैठ के उसके तारण पे आएंगे, निष्कर्ष पे आएंगे और आने वाले दिनों में हमें क्या करना है। ये हार होने से कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है, घर पकड़ने वाली नहीं है। इस जीत के साथ ही गुजरात में सरकार बनाने के लिए हलचल भी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे गुजरात के नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शिरकत करेंगे। मिलिंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 3 दिन पहले एग्जिट पोल में गुजरात को लेकर कुछ न्यूज चैनल्स और एजेंसियों की तरफ से लगाए गए अनुमान से बीजेपी कहीं आगे निकल गई है। 27 साल से राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी लगातार 7वीं बार सरकार बनाने जा रही है। 182 सीटों में से 157 सीटों पर जीत दर्ज कर बीजेपी ने कांग्रेस का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। साल 1985 में विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में कांग्रेस के खाते में 149 सीटें आई थी। करीब 4 दशक बाद नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार की बदौलत बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की और इस जीत के साथ ही बीजेपी पश्चिम बंगाल में लगातार 34 साल के रिकॉर्ड शासन के करीब पहुंच गई है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गृह राज्य बीजेपी का अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा। गुजरात चुनाव से जुड़े परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि ये राज्य बीजेपी का अभेद किला है। गुजरात के मतदाताओं के दिलो दिमाग पर एक ही शख्स राज करता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है। बीजेपी के इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए एकमात्र यही वजह नहीं है, इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम आपको वो वजह भी बताएं जिसने लगातार 7वीं बार बीजेपी को चुनावी राह दिखाई और जीत दिलवाई, जिसकी वजह से गुजरात के चुनावी रण को उसने जीत लिया। इन वजहों में सबसे बड़ी वजह और कारण तो नरेंद्र मोदी ही है। पिछले 1 साल से गुजरात में भूपेंद्र पटेल बेशक पार्टी का चेहरा रहे, लेकिन राज्य में चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर और उनके काम पर लड़ा गया। गुजरात में चुनाव अभियान का नेतृत्व भी खुद मोदी ने ही किया।
182 सीटों पर पार्टी की मजबूत उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए उन्होंने कुल 31 रैलियां और अहमदाबाद, सूरत में 2 बड़े-बड़े रोड शोज किए। गुजरात के इस चुनाव में जीत को उन्होंने बीजेपी की प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। पहले फेज का मतदान खत्म होते ही उन्होंने अहमदाबाद में 50 किलोमीटर से ज्यादा का लंबा रोड शो किया। बीजेपी ने भी इस रोड शो को अब तक का सबसे बड़ा रोड शो बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसके इस सियासी दावे में दम भी नजर आया जब लाखों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर दोनों ओर खड़े नजर आए। इससे ये संदेश गया कि गुजरात के मतदाताओं के बहुत बड़े तबके में नरेंद्र मोदी के लिए अब भी बहुत प्यार और सम्मान है। इससे पहले वो अपनी रैलियों में सुरक्षा, शांति और विकास का मुद्दा उठा चुके थे। इसके अलावा उन्होंने बहुत ही सतर्कता के साथ गुजराती अस्मिता और 2002 के बाद की बीजेपी सरकार में स्थापित शांति जैसे मुद्दे भी उठाए। बीजेपी ने भी प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात के बेटे के तौर पर पेश किया। बीजेपी की जीत की दूसरी वजह, बीजेपी की तरफ से वक्त रहते एंटी इनकम्बेंसी के खतरे को भांपना भी रहा। इस खतरे को टालने के लिए ही बीजेपी ने सारे घर के बदल दूंगा वाली तर्ज पर गुजरात सरकार का पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया। पिछले साल 11 सितंबर को मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और उनके पूरे मंत्रिमंडल को बदलकर भूपेन्द्र पटेल जैसे नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर लाकर गुजरात के बाहर भी राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था और इस बात की चिंता किए बिना कि मंत्रिमंडल से हटाए गए नितिन पटेल, सौरभ पटेल जैसे बड़े नेताओं से भीतरघात का भी खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि बीजेपी के बड़े नेताओं ने इस दाव का जैसा परिणाम सोचा था वैसा ही हुआ है। 27 साल लंबे शासन की वजह से उभर रहा लोगों का गुस्से एक झटके में ही कम हो गया। गुजरात में भी नेतृत्व को पूरे तौर पर बदलकर एक नई शुरुआत की गई और भूपेन्द्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। इस कदम से गुजरात के पटेल भी उनके साथ हो गए क्योंकि आनंदीबेन पटेल के बाद फिर से उन्हें एक मुख्यमंत्री मिला। इसका फायदा बीजेपी को पाटीदार समुदाय को दोबारा साथ लाने में हुआ, जो आरक्षण की मांग को लेकर 2017 के चुनाव में बीजेपी सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके थे और उसी का नतीजा था कि साल 1998 से 60 का आंकड़ा पार करने वाली कांग्रेस 78 सीटें जीत गई थी, जबकि 2017 में बीजेपी को 100 सीटों से कम पर संतोष करना पड़ा था। हालांकि यह आंकड़ा बहुमत से अधिक था। उस समय हार्दिक पटेल के नेतृत्व में चल रहे पाटीदार आंदोलन ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया था। इस बात को अच्छी तरह से समझते हुए बीजेपी ने हार्दिक पटेल को अपने साथ लिया, जिससे पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के युवा भी उसके पक्ष में आ गए और 2020 में बीजेपी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिए जाने से भी संतुष्ट दिखे। इससे लाभ होता देखा मतदाताओं के तौर पर पाटीदारों की बीजेपी में वापसी हो गई। ये फैक्टर गुजरात में बीजेपी के लिए रिकॉर्ड जीत लेकर आया। इसके साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का नरेंद्र मोदी के खिलाफ व्यक्तिगत हमला भी बीजेपी के पक्ष में गया। चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के प्रधानमंत्री के लिए औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ और उनके बाद हाल में ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तुलना रावण से कर दी। प्रधानमंत्री पर इस तरह के निजी हमले गुजरात के मतदाताओं को बिल्कुल भी रास नहीं आए। नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस की तरफ से हर बार होने वाली इस गलती को बड़ा मुद्दा बनाया और जैसे कि सोनिया गांधी की मौत का सौदागर तंज कई चुनावों में गूंजता रहा है, कांग्रेस को नुकसान भी हुआ है। उसी की तर्ज पर मल्लिकार्जुन खड़गे की रावण वाली टिप्पणी ने गुजरात में बीजेपी के पक्ष में ही काम किया। कांग्रेस का कमजोर चुनाव प्रचार भी बीजेपी के लिए वरदान साबित हुआ। 2017 के चुनाव की तुलना में इस बार राहुल गांधी की मौजूदगी नहीं, तकरीबन न के बराबर थी। एक आध रैली छोड़ दें तो गुजरात में उनका चुनाव अभियान ठंडा ही रहा। जब चुनाव अपने चरम पर था तब राहुल गांधी भी महज एक दिन के लिए गुजरात आए और 2 रैली करके वापस अपनी भारत जोड़ो यात्रा को जारी रखने के लिए पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश रवाना हो गए। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के इस रुख से ये संदेश गया कि पार्टी ने गुजरात में लड़ाई से पहले ही हथियार डाल दिए। कांग्रेस के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। आदिवासी नेता मोहसिन रंधवा, हिमांशु व्यास, हार्दिक पटेल जैसे नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसका असर चुनाव प्रचार के साथ साथ परिणामों पर भी नजर आया।
कांग्रेस की तुलना में आम आदमी पार्टी का जोरदार प्रचार भी बीजेपी की जीत में एक अहम वजह रहा। सूबे में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के विकल्प के तौर पर खुद को पेश किया, जिसकी वजह से बीजेपी विरोधी मतदाता ठीक से ये तय नहीं कर पाए कि वो कांग्रेस के साथ जाएं या आम आदमी पार्टी के साथ। और ये भी एक बड़ी वजह रही कि विपक्ष का वोट एकजुट रहने की बजाय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बंट गया। साल 2017 चुनाव के मुकाबले इस बार कांग्रेस का वोट प्रतिशत काफी हद तक कम हो गया और पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी के हिस्से में 12% से ज्यादा वोट शेयर आ गया। विपक्ष का वोट एकजुट नहीं रह पाने का फायदा भी बीजेपी को हुआ। गुजरात की इस जीत में कई ऐसे चेहरे भी थे जिनकी जीत बहुत खास रही। अब चाहे वो क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रेबाबा जडेजा हों या फिर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर, ऐसे ही कई और चेहरे हैं जो बीजेपी की इस रिकॉर्ड जीत में बड़े अंतर से विरोधियों को हराने में कामयाब रहे। कौन कौन से हैं ये चेहरे, आइए देख लेते हैं। गुजरात चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के ये वो चेहरे हैं जिन पर सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें टिकी थी। इन चेहरों पर गुजरात की जनता ने भरोसा जताया और उनकी झोली वोटों से भर दी। जनता के इसी प्यार और समर्थन की बदौलत ये लोग इस चुनाव में बड़े अंतर से जीतने में सफल रहे। पहले बात मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की, जो अहमदाबाद की घाटलोडिया सीट से चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने 1,90,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। 2017 में भी उन्हें 1.75 लाख वोट से जीत हासिल हुई थी। बीजेपी के लिए सीट इसलिए भी खास है क्योंकि यहां से गुजरात के दो मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल और भूपेंद्र पटेल यहीं से आते हैं। इस बार भी भूपेंद्र पटेल बड़ी आसानी से घाटलोडिया सीट से जीतने में कामयाब रहे। इस जीत के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर जनता को धन्यवाद किया। साथियों, ये जीत का जश्न मनाने का मौका है, उतना ही ये परिपक्वता और साथ विचार करने और जनता को विश्वास और प्यार को समझाने का अवसर भी है। जनता के विश्वास के प्यार को भी समझने का अवसर है। अगर गुजरात की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी सौंपती है तो आइए हम आदरणीय नरेंद्र भाई के दिशा दर्शन में पंचनिष्ठा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करें। बड़े चेहरों की इस फहरिस्त में अगला नाम हार्दिक पटेल का है, जो पाटीदार आंदोलन का चेहरा रहे और चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, जिन्हें बीजेपी ने विरमगाम सीट से मैदान में उतारा, जिनका मुकाबला कांग्रेस के मौजूदा विधायक लाखाभाई भरवाड़ से था। पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस को इस सीट पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन बीजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हार्दिक पटेल ने इस सीट पर शानदार जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार लाखाभाई भरवाड़ तीसरे नंबर पर रहे। इस जीत का श्रेय हार्दिक पटेल ने विरमगाम की जनता और प्रधानमंत्री मोदी को दिया। विरमगाम की जनता ने ये जीत सिर्फ हार्दिक को नहीं दी, ये जीत विकास को दी है कि आने वाले दिनों में विरमगाम, मांडल, देत्रो जो नलकांठा का जो इलाका है उसका विकास हो, वहाँ पर अच्छी एजुकेशन हो, अच्छे सिंचाई के पानी की तैयारी गांव के किसानों तक पहुँचे, अच्छे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने, आर्मी के ट्रेनिंग के लिए अच्छे ग्राउंड्स बने। ये हमारी प्राथमिकता मेरी असेंबली के लिए, और निश्चित रूप से जब 5 साल के बाद आप मेरी असेंबली में कवर करने के लिए आएंगे तो बहुत बेहतर काम आपको मिलेगा। हार्दिक की तरह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले अल्पेश ठाकुर भी आसानी से चुनाव जीत गए। बीजेपी ने अल्पेश को गांधीनगर साउथ सीट से मैदान में उतारा था। इस सीट पर करीब 1 लाख ठाकुर वोटर्स हैं, जो अल्पेश की इस जीत में काफी निर्णायक साबित हुए। कांग्रेस ने इस सीट से हिमांशु पटेल को मैदान में उतारा था, वो दूसरे नंबर पर रहे। जिस तरह से मोदी साहब और अमित शाह साहब की जोड़ी है, जिस तरह भूपेंद्र पटेल और CR पाटिल साहब जैसे कुशल संगठन करता है, ये इसकी जीत है। असेंबली के अंदर जहां लोगों ने भेजा है, गुजरातियों की सेवा करेंगे, गुजरात को बहुत आगे ले जाने का प्रयास करेंगे और हमारी ये जीत मोदी साहब को समर्पित है।
इन सब के अलावा इस चुनाव में अगर किसी महिला उम्मीदवार की चर्चा सबसे ज्यादा रही तो वो है क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा, जिनको बीजेपी ने जामनगर उत्तर सीट से चुनावी मैदान में उतारा, जो अपनी पहली ही चुनावी परीक्षा में 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतने में कामयाब रही। 2017 में भी यहां से बीजेपी कैंडिडेट धर्मेंद्र सिंह जडेजा जीते थे, लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर पार्टी ने नए चेहरे रिवाबा जडेजा को दिया था, जिन्होंने चुनाव में मिली जीत के बाद गाजे बाजे के साथ रोड शो किया। इस दौरान उनके पति रविंद्र जडेजा भी उनके साथ मौजूद रहे। विक्ट्री का साइन दिखाकर रिवाबा ने अपनी खुशी का इजहार किया और इलाके की जनता का शुक्रिया अदा किया। भारतीय जनता पार्टी के जामनगर के जितने भी सन्निष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उन्होंने जिस हिसाब से, मैं प्रत्याशी के रूप में अपने आप को नहीं देख रही थी, बाकी जो लोग मेरे लिए आगे चल के सहर्ष मेरा स्वीकार किया, मेरे माध्यम से प्रत्याशी के रूप में वो जिस हिसाब से आगे बढ़ के काम किया, सब लोगों तक पहुंचकर जनसंपर्क में इतना उत्साह दिखाकर और पूरे 1 महीने की जो लगन, जो मेहनत मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों में देखी, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। आज मेरी नहीं, हम सभी की जीत हुई है। गुजरात चुनाव में जीत के बाद विधायक बने बीजेपी के ये तमाम लोग जीत का सेहरा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सर ही बांध रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुजरात में मिली ये जीत बीजेपी के लिए ऐतिहासिक है। जब जीत इतनी खास है तो उसका जश्न भी शानदार होना लाजमी है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार जश्न मनाया। ये जश्न उस वक्त और दोगुना हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी दफ्तर पहुंचे। उन्हें देखकर पार्टी कार्यकर्ता जोश में आ गए और पूरा पार्टी दफ्तर मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ विक्ट्री का साइन दिखाकर अपनी खुशी का इजहार किया। तस्वीरें उसी वक्त की हैं। जेपी नड्डा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने गुजरात की जनता का धन्यवाद किया। गुजरात के इस चुनाव में भाजपा का आह्वान था, विकसित गुजरात से विकसित भारत का निर्माण। गुजरात के नतीजों ने सिद्ध किया है कि सामान्य मानवी में विकसित भारत के लिए कितनी प्रबल आकांक्षा है। संदेश साफ है, जब देश के सामने कोई चुनौती होती है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। जब देश पर कोई संकट आता है तो देश की जनता का भरोसा भाजपा पर होता है। जब देश बड़े लक्ष्य तय करता है तो उनकी प्राप्ति के लिए देशवासियों का भरोसा भाजपा पर होता है। बीजेपी मुख्यालय में जश्न मनाने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, लेकिन हम आपको बीजेपी के 2 ऐसे समर्थकों से मिलवाते हैं जिनमें एक तो हनुमान जी की वेशभूषा में बीजेपी दफ्तर में मौजूद थे शख्स, और दूसरे समर्थक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गेटअप में वहां पर पहुंचे। मेरे सहयोगी वरुण ने उनसे बात की। कार्यकर्ताओं की स्थिति अगर देखेंगे तो अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग रैली में आपको नजर आ रहे होंगे। मेरे साथ इस समय 2 कार्यकर्ता हैं जो हर रैली, हर जनसभा में आपको नजर आते हैं। एक योगी आदित्यनाथ के रूप में आपको नजर आते हैं और दूसरे हनुमान जी के, जो मोदी के भक्त अपने आप को कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के भक्त, वो भी मेरे साथ है। तो पहला सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि इस बार गुजरात में बम्पर जीत मिली है, इतिहास बना है और आपने पूरा एक रूप हनुमान जी का धारण कर रखा है। तो पहले तो अपने रूप के बारे में बताइए और फिर कनेक्शन बताइए कि प्रधानमंत्री से आपका क्या है। ये रूप इसलिए बनाया हूं कि पुरुषोत्तम श्री राम जिस तरह से अपना कार्य करते थे अपने राजों के लिए, अपने पूरे साम्राज्य के लिए, उसी प्रकार से मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कार्य करते हैं, इसीलिए मैं हनुमान बन गया हूं। और आज जो इतिहास के पन्ने पे नाम दर्ज हुआ, इतिहास के पन्ने पे उनके कर्म धर्म के कारण आज गुजरात में इतनी प्रचंड बहुमत के साथ
साथ जीत हुई। आपकी गदा जो है ऊपर नमो नमो आपने लोटस बना रखा है, कमल का फूल है, हाथ में कमल और इस प्रकार की तख्ती, ये पूरा एक रूप जो धारण कर रखा है। ये हर जनसभा हर रैली में आप जाते हैं, जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं, जहां जहां मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री की शुभागमन होता है, मैं इसी रूप में सभा का साक्षी बनने के लिए पहुंच जाता हूं, बिहार बेगूसराय पन्हात से। अच्छा, एक शख्स और आपको नजर आ रहे होंगे योगी आदित्यनाथ के रूप में, क्या नाम है, कहां से आए हैं? और आपको भी कई बार मैंने देखा है कई जनसभाओं में। वीरेंद्र सिंह बिष्ट नाम है मेरा, उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं मैं। योगी जी हमारे अजय सिंह बिष्ट, हम उनके छोटे भाई वीरेंद्र सिंह बिष्ट। 10% परछाई मिलती है, उसको भुना लेते हैं। आप जब ड्रेसअप लेके आते हैं योगी आदित्यनाथ का, तो मैं देख रहा हूं कि सब लोग आपके साथ सेल्फी ले रहे हैं, तो योगी जी से कभी मुलाकात हो पाई? और आज प्रधानमंत्री को देखेंगे, पहली बार देख रहे हैं प्रधानमंत्री को, इससे पहले भी देख चुके हैं? योगी जी को, मोदी जी को तो बहुत देख लिया है, योगी जी से मुलाकात की इच्छा है। गुजरात और हिमाचल के नतीजे से लगभग साफ हो गई है, क्लियर पिक्चर आ गई है कि दोनों ही राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। एक राज्य में बीजेपी लगातार 7वीं बार सरकार बनाएगी, तो हिमाचल में 5 साल के वनवास के बाद कांग्रेस की वापसी हुई है। दोनों राष्ट्रीय दलों के पास जश्न मनाने और खुशी का मौका है, अपनी अपनी वजह है, लेकिन दोनों ही राज्यों में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाली आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। गुजरात में तो वो कुछ सीटों पर ही संतोष उसको करना पड़ा है, लेकिन लाख प्रयासों और दावों के बावजूद हिमाचल में आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया। फिर भी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इस हार के बाद भी खुश नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले उनकी तरफ से एक वीडियो संदेश जारी हुआ है, जिसमें गुजरात में पार्टी की करारी हार के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने राज्य के मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। दरअसल आपको गुजरात में 30% वोट मिले हैं, जिसके बाद इसके राष्ट्रीय पार्टी बनने की राह आसान हो गई है। हालांकि निर्वाचन आयोग की तरफ से यह ऐलान किया जाना भी बाकी है। दरअसल किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कुछ शर्तें और नियम और पात्रता उनकी होती है। राष्ट्रीय दल शर्तों या फिर पात्रता में से एक शर्त है कि कोई भी राजनीतिक दल 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा से 6% वोट हासिल करे, या फिर विधानसभा चुनावों में 4 या उससे अधिक राज्यों में कुल 6% या उससे ज्यादा वोट शेयर जुटाए। इनमें आम आदमी पार्टी 4 राज्यों में 6% से ज्यादा वोट हासिल वाली शर्त को पूरा कर रही है, जिसकी वजह से चुनाव आयोग की तरफ से उसको राष्ट्रीय दल के तौर पर मान्यता मिलने का रास्ता साफ हो रहा है। इस वक्त देश में करीब 400 राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन इनमें से महज 8 को ही राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल है, जिसमें है बीजेपी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, बीएसपी, तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी और नेशनल पीपल्स पार्टी। राष्ट्रीय पार्टियों की फहरिस्त में 9वां नाम आम आदमी पार्टी का जुड़ सकता है। सबसे पहले सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। आपकी आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। आज गुजरात चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, काफ़ी नतीजे आ चुके हैं, काफ़ी नतीजे अभी आ रहे हैं, और गुजरात के लोगों ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। जितने वोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिले हैं, उनके हिसाब से कानूनन अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये बहुत बड़ी बात है। देश में बहुत बहुत कम चंद पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। उन चंद पार्टियों में अब आपकी आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। महज 10 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी, छोटी सी पार्टी, एक जवान पार्टी जिसको अभी 10 साल हुए बस। उसकी 2 राज्यों में सरकार है और आज वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। ये जब लोग सुनते हैं तो अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। बहुत आश्चर्यजनक अचीवमेंट है एक तरह से आप सब लोगों का। मैं गुजरात के लोगों को खासकर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आपसे। मैं अभी जब गुजरात जितनी बार आया चुनाव के दौरान, आपसे जो प्यार मिला, सम्मान मिला, विश्वास मिला, उसका मैं जिंदगी आभारी रहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत ऋणी रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और
गुजरात एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उस किले को भेदने में हम सफल हुए। आज हमें लगभग 13% के लगभग वोट मिला है। अभी तक 39 लाख के करीब वोट मिल चुके हैं और अभी गिनती जारी है, अभी और भी वोट मिलेंगे। इतने लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया, इतने लोगों ने पहली बार में हमें वोट दिया, इसके लिए मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं जिन्होंने इतना प्रेम दिया। भूमि हिमाचल की खबर आपको बता दें, जहां की जनता ने इस बार कांग्रेस पर भरोसा जताया और प्रदेश में हर बार नई सरकार की जो परंपरा चली आ रही है वो इस चुनाव में भी कायम रही है। राज्य की 68 विधानसभा सीटों में 40 पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल हुई, जबकि बीजेपी को 25 सीटों पर संतोष करना पड़ा। राज्य में मिली इस हार को मौजूदा सीएम जयराम ठाकुर ने स्वीकार किया। राजभवन जाकर अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। हालांकि अभी राज्य में नई सरकार का गठन कब होगा, इसकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। एक तरफ गुजरात भगवा रंग में रंग रहा था, तो दूसरी तरफ हिमाचल में धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी अपना पैर फैला रही थी। जब सुबह सुबह हिमाचल प्रदेश में मतगणना शुरू हुई तो शिमला के कांग्रेस ऑफिस में सन्नाटा पसरा था। लेकिन जैसे जैसे रुझान कांग्रेस के पक्ष में आते गए, कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ती चली गई। ढोल नगाड़ों का इंतजाम हुआ और कांग्रेस के लोग जीत पर एक दूसरे को बधाई देने लगे, मिठाइयों से एक दूसरे का मुंह मीठा करने लगे। बहुत मजा आ रहा है, बहुत खुशी का दिन है और कुछ कहने के लिए कोई शब्द भी नहीं है कि हम कितने खुश हैं। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश की जीत है। जोश इज हाई। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लिए ये जीत किसी भी मायने में कम नहीं है। यहाँ पर ना तो कांग्रेस के आलाकमान ने चुनाव प्रचार पर ज्यादा ध्यान दिया और न ही कोई खास जोर लगाया, लेकिन हिमाचल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने दम और पुरानी सरकार के कामकाज को सामने रखकर मतदाताओं को अपनी ओर करने में कामयाब रहे। ये तो एक आम कार्यकर्ता की जीत है, ये आपको 10 गारंटीज की जीत है, ये ओपीएस की जीत है, ये एम्प्लॉइज की जीत है। हिमाचल में अपनी जीत के पीछे कांग्रेस बीजेपी की खराब नीतियों और अपने वादों को वजह मान रही है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि चुनाव में ओपीएस का मुद्दा और चुनाव में किया गया 10 गारंटियों वाला वायदा कांग्रेस को जीत की दहलीज तक पहुंचाया है। एक पूर्ण बहुमत की सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी तो हम अपने चुनावी वादों को बिल्कुल याद है, हमको 10 गारंटियां याद है, हमारी जुबान है और उनको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। जश्न का माहौल तो शिमला से 400 किलोमीटर दूर दिल्ली में भी देखा जा रहा है। यहाँ पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर पटाखे फोड़े और नारे लगाए। हिमाचल प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर हर 5 साल के बाद सरकार बदलने का रिवाज है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि बीजेपी की सरकार के पहले यहाँ कांग्रेस की ही सरकार थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के जनादेश पर क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। हिमाचल के चुनाव में 1% से भी कम अंतर से ये हार जीत का फैसला हुआ है। 1% से भी कम। इतना कम अंतर से हिमाचल में कभी नतीजे नहीं आए हैं। हिमाचल में हर 5 वर्ष में सरकारें बदली हैं, लेकिन हर में जब बदलाव हुआ है, कभी 5%, कभी 6%, कभी 7%, जीतने वाले और हार वाले के बीच में अंतर रहा है। इस बार 1% से भी कम। इसका मतलब है कि जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने के लिए भरसक प्रयास किया है। मैं हिमाचल की जनता को आश्वस्त करता हूं कि भाजपा भले ही 1% से पीछे रह गई, लेकिन विकास के लिए हमारी प्रतिबद्धता 100% रहेगी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के अलावा 5 राज्यों की 6 सीटों पर उपचुनाव भी हुए हैं, जिनके नतीजों का ऐलान आज हो गया है।
इन उपचुनावों में बीजेपी और कांग्रेस ने 2-2 सीटें हासिल की हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी सीट पर अपना परचम लहराया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई बिहार की कुर्नी सीट की, जहां बड़ा उलटफेर देखने को मिला। वहां बीजेपी ने जेडीयू को हराया, जिसे नीतीश कुमार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी की इस जीत पर पटना दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। 5 राज्यों की 6 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की मतगणना शुरू हुई। शुरुआती रुझान में जहां बीजेपी के खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही थी, वहीं शाम तक तस्वीर बदली और बीजेपी ने उन 2 सीटों को अपने खाते में डाला जिस पर बीजेपी का जीतना नामुमकिन माना जा रहा था। पहली सीट रामपुर है, जिसे आजम खान का सबसे सुरक्षित किला माना जाता है, लेकिन उस पर भी बीजेपी का कब्जा हो गया। बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने आजम के करीबी आसिम रजा को 25,703 वोटों से हरा दिया। तो वहीं बिहार की कुर्नी विधानसभा सीट पर भी बीजेपी ने कब्जा कर लिया। बीजेपी ने जेडीयू के मनोज कुशवाहा को 3,632 वोटों से हराया। कुर्नी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अंततः जीत हासिल कर ली। इसके पहले हम गोपालगंज भी जीते थे और इस चुनाव के अंदर महागठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी थी। लालू जी के नाम का भी उपयोग किया गया, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट को भी मुद्दा बनाकर और इमोशनल कार्ड खेला गया। मुख्यमंत्री जी ने कई सभाएं की, मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, उसके बावजूद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए। उपचुनाव में रामपुर के अलावा मैनपुरी लोकसभा सीट हॉट सीट मानी जा रही थी। मैनपुरी की जनता ने मुलायम को श्रद्धांजलि में सियासी विरासत उनकी बहू डिंपल को सौंप दी। मुलायम के निधन से खाली हुई लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में डिंपल यादव को जीत हासिल हुई। हालांकि बीजेपी ने यहां भी एक इमोशनल दांव खेलते हुए उनके शिष्य माने जाने वाले रघुराज सिंह शाक्य को मैदान में उतारा था, लेकिन मैनपुरी ने अपना फैसला साफ कर दिया। न केवल समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया, बल्कि मुलायम परिवार में अपनी आस्था को दोहराते हुए डिंपल यादव को अपना सांसद चुन लिया, और वो भी बड़े अंतर के साथ। एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव ने बीजेपी के रघुराज सिंह शाक्य को 2,88,000 वोटों से मात देकर मैनपुरी में जीत का परचम लहराया। तो वहीं खतौली विधानसभा सीट पर भी सपा आरएलडी गठबंधन के मदन भैया की जीत हुई। मैनपुरी की जनता ने ये नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। जीत बहुत बड़ी है। अब हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पे चलें, समाजवादी आंदोलन को और आगे बढ़ाएं। इस परिणाम ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता नेताओं को ऊर्जा दी है। 2024 के लिए समाजवादी पार्टी और तैयार दिखेगी। समाजवादी पार्टी की जीत से सपा कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, अनार चलाए और खूब बम फोड़े। साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की मुबारकबाद भी दी। सपा की जीत के बाद यूपी की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का विलय कर लिया। इस दौरान शिवपाल सिंह ने भी डिंपल यादव की जीत को मुलायम सिंह यादव के आशीर्वाद और आदर्शों की जीत बताया। हम लोग एक रहेंगे और जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे बखूबी से निभाएंगे और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटा करके रहेंगे। ये उपचुनाव सभी पार्टियों के लिए गुड न्यूज लेकर आया। उपचुनाव में बीजेपी और सपा के अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी 2 सीटें अपने नाम कर ली। कांग्रेस अपने गढ़ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी सीट बचाने में कामयाब रही। राजस्थान की सरदार शहर सीट पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। राजस्थान की सरदार शहर विधानसभा सीट में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल शर्मा ने बीजेपी उम्मीदवार अशोक कुमार पीचा को 26,696 वोटों से हराया। तो वहीं छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट में कांग्रेस ने जीत हासिल की।
इस सीट पर सावित्री मंडावी ने बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को 21,171 वोटों से हराया। कि सरकार के प्रति लोगों को विश्वास कायम है और दूसरा ये है कि वहाँ मनोज मंडावी जी के जो किए हुए कार्य हैं उस पर मुहर लगी। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।